हेलो एवरीवन। सो अपने लिमिट के लास्ट पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि लिमिट एग्जिस्ट कब करता है, उसकी कंडीशन क्या होती है, दैट इज लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। बट देयर आर सर्टेन केसेस जहां पे हम दोनों लिमिट नहीं निकाल पाते, तो उस केस को हम डिस्कस करने वाले हैं आज, जिसको हम बोलेंगे वन साइडेड लिमिट। अब ऐसा क्यों होता है इसको समझना। सपोज करो मैंने एक रैंडम फंक्शन लिया है और उसका ग्राफ प्लॉट कर रखा है। फंक्शन की कंडीशन ऐसी दी है कि फंक्शन सिर्फ ए से लेके बी तक ही डिफाइंड है। ठीक है, सपोज करो दिस फंक्शन इज y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ये स्टार्ट हुआ था x इक्वल टू ए पे और ये एंड हो गया है अपने पास x इक्वल्स टू बी पे। मतलब कंडीशन ऐसा हुआ कि y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स जो फंक्शन है इट इज ओनली डिफाइंड फॉर x बिलोंग्स टू a टू b। अब यहाँ पे अगर मैं आपसे बोलूं कि मुझे बताओ इसका a पे या इसका b पे लिमिट क्या होगा, कहने का मतलब ये हुआ कि लिमिट x टेंडिंग टू a f ऑफ x इसका वैल्यू, या फिर लिमिट x टेंडिंग टू b f ऑफ x इसका वैल्यू। क्योंकि हम लोग ये देख चुके हैं कि जब मुझे किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे लिमिट निकालना है तो हम लोग क्या करते हैं, उसका लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, मतलब उसके लेफ्ट का वैल्यू ऑब्जर्व करते हैं, उसके राइट का वैल्यू, और दोनों को मैच कर लेते हैं। अगर दोनों इक्वल आ गया तो अपना लिमिट एग्जिस्ट करेगा और वही लिमिट का वैल्यू होगा। अगर दोनों इक्वल नहीं आए दैट मींस लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। लाइक अगर यहाँ पे सी पॉइंट कहीं बीच में दूंगा तो आप सिर्फ सी के लेफ्ट को राइट में निकाल दोगे। बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, जब मैं एक्स टेंडिंग टू ए बोल रहा हूँ सो ए के लेफ्ट में तो कुछ है ही नहीं, मतलब ग्राफ स्टार्ट ही ए से हुआ है, तो इस केस में लेफ्ट हैंड लिमिट तो आ ही नहीं पाएगा। तो ऐसे केस को हम लोग बोलते हैं वन साइडेड लिमिट। जब भी हम फंक्शन के एक्सट्रीम एंड को डिस्कस करते हैं, लाइक जहां से फंक्शन स्टार्ट हुआ है या फिर जहां पे फंक्शन एंड हुआ है, तो ऐसे केस में आप लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों डिफाइन नहीं कर सकते। ऐसे केस में आप एक ही डिफाइन कर पाओगे। इट डिपेंड्स कि आप किस वैल्यू को लेके चल रहे हो। लाइक फॉर दिस केस ये बोलूं फंक्शन का स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ से फंक्शन शुरू हुआ था, तो इस केस में लेफ्ट हैंड डिफाइन नहीं है, बट इस केस में क्या है, राइट हैंड डिफाइन है। तो ऐसे फंक्शन का लिमिट हमेशा एग्जिस्ट करेगा और इसका लिमिट हो जाएगा मेरे पास सिंपल सा लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए प्लस एफ ऑफ एक्स। मैं खाली इसको इतना बोलूंगा। अब मैंने क्या बोला, जहां से फंक्शन स्टार्ट था तो लेफ्ट हैंड पे तो फंक्शन चल ही नहीं रहा था, इसको डिफाइन कर दिया राइट साइड को, तो इसका आरएचएल ही इसका लिमिट हो गया बेसिकली। सेम वे में ये था स्टार्टिंग पॉइंट। अगर मैं एंडिंग पॉइंट को डिस्कस करूं तो क्या बी के बाद या क्या मैं बी का राइट हैंड लिमिट निकाल सकता हूं? नहीं, इस केस में आई कैन फाइंड राइट हैंड लिमिट ऑफ बी, तो मैं क्या निकालूंगा, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो इसका जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वही अपने पास इसका क्या हो जाएगा, लिमिट का वैल्यू। मतलब इस केस में मुझे लिखना चाहिए इट इज नथिंग बट इक्वल टू x टेंडिंग टू b माइनस f ऑफ x। सो इस चीज को ध्यान रखो, जब आपके पास फंक्शन बाउंडेड रहेगा फ्रॉम a टू b, तो हम लोग अगर एक्सट्रीम एंड पे लिमिट को सॉल्व करेंगे तो इन ऑल द केसेस वी कांट फाइंड बोथ द लिमिट्स। तो हम लोग क्या करते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द केस आइदर वी कैन फाइंड राइट हैंड लिमिट और वी कैन फाइंड लेफ्ट हैंड लिमिट, वही उस लिमिट का वैल्यू हो जाएगा। नाउ कुछ एग्जांपल देखते हैं बेस्ड ऑन द ग्राफ कि ग्राफिकली लिमिट को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं। ओके, क्वेश्चन ट्राई करते हैं व्हिच इज कंप्लीटली बेस्ड आउट ऑफ ग्राफ। एक फंक्शन का ग्राफ दिया हमको रैंडमली, थोड़ा ग्राफ को समझना मसला है। फर्स्ट पार्ट ऑफ ग्राफ यहां से आ रहा है, इट इज अप टू -1, ठीक है। सेकंड पार्ट यहां से स्टार्ट हुआ अप टू 2, फिर थर्ड पार्ट फ्रॉम 2 अप टू दिस पार्ट, ठीक है। इस ग्राफ के बेसिस पे हमसे कुछ वैल्यूज पूछी गई है, सब वैल्यूज लिमिट के फॉर्म में है। सो हर एक वैल्यू को समझते हैं, उस पर आंसर करते हैं कि इसका आंसर क्या हो सकता है। स्टार्टिंग विद द फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट में अपने से बोला गया था लिमिट t टेंडिंग टू 0 माइनस g ऑफ t। इसका मतलब ये हुआ कि जब t का वैल्यू 0 के लेफ्ट हैंड साइड में है तो g ऑफ t का वैल्यू क्या है। g ऑफ t मतलब क्या हुआ, ये y, यहाँ पे फंक्शन लिखा है y इक्वल टू g ऑफ t, तो जो हम x बोलते थे ना, ये x एक्सिस कन्वर्ट हो गया है t एक्सिस में और y एक्सिस अपना सेम है बेसिकली। तो हमको y की वैल्यू पे कमेंट करना है व्हेन t इज स्लाइटली लेस देन 0, ठीक है। एक्जैक्टली 0 पे ऑब्जर्व करते हैं, ये आपका 0 है, ठीक है। जब 0 के जस्ट लेफ्ट में आओगे तो आपको समझेगा कि 0 के लेफ्ट में तो ये ग्राफ चल रहा है बेसिकली, क्योंकि ये ग्राफ जो है ये 0 के राइट से शुरू हुआ, 0 के लेफ्ट में ये ग्राफ था, और जब लेफ्ट में आप ऑब्जर्व कर रहे हो तो आपको जस्ट लेफ्ट में वैल्यू क्या दिख रही है, -1 दिख रही है y की। दिस इज y, हमको इस एक्सिस को ऑब्जर्व करना है हमेशा। तो 0 के जस्ट लेफ्ट में वैल्यू मिल रहा है -1, तो इसका जो वैल्यू होगा ये होगा -1। इसका मतलब हुआ 0 का लेफ्ट हैंड लिमिट। इनडायरेक्टली वो चीज पूछी गई थी अपने से। अगर ये 0 का लेफ्ट हैंड लिमिट है तो इसका मतलब क्या हो गया, दिस बिकम्स 0 का राइट हैंड लिमिट। सो अब इसको मैं लिखूंगा लिमिट t टेंडिंग टू 0 प्लस g ऑफ t। लिमिट t टेंडिंग टू 0 प्लस g ऑफ t मतलब 0 से अब मुझे राइट साइड में ऑब्जर्व करना है,
जब मैं जीरो के राइट में देख रहा हूँ तो फंक्शन ये चल रहा है, ठीक है, ये फंक्शन चलेगा। आई नो एग्जैक्टली जीरो पे तो यहाँ पे हॉलो फंक्शन है या हॉलो वैल्यू कुछ है नहीं है, पर जीरो के जस्ट राइट में आऊंगा तो कुछ वैल्यू को मिलेगा विच शुड बी वेरी वेरी क्लोज टू -2। तो ये अपना क्या हो जाएगा, दिस शुड बी -2। मतलब जीरो पे जो लेफ्ट हैंड लिमिट आया है वो कितना होगा, -1। जीरो का जो राइट हैंड लिमिट होगा वो कितना हो जाएगा, -2। नाउ मूविंग टू थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में अपने से पूछा गया था लिमिट t टेंडिंग टू 0 g ऑफ t। नाउ अब इसका मतलब क्या हुआ, सो g ऑफ t पे t टेंडिंग टू 0 पे g ऑफ t का वैल्यू का मतलब हुआ कि t टेंडिंग टू 0 पे उसका लिमिट कितना होगा, मतलब ये कौन डिसाइड करेगा, लेफ्ट हैंड राइट हैंड। हमने इसके पहले पार्ट में ऑब्जर्व किया कि लेफ्ट हैंड क्या है, -1, राइट हैंड लिमिट इज -2। तो मैं सिंपली इस पार्ट का आंसर क्या बोल दूंगा, इस पार्ट का आंसर मुझे बोलना चाहिए लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ये हो जाएगा अपना इस पार्ट का आंसर, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट फॉर थर्ड केस। क्यों, क्योंकि उसके पहले केस में हमने ऑब्जर्व कर लिया कि LHL RHL दोनों डिफरेंट है। फॉर द फोर्थ वन, फोर्थ पॉइंट में क्या बोला गया था, लिमिट t टेंडिंग टू 2 - अब मुझे 2 का लेफ्ट हैंड लिमिट ऑब्जर्व करना है, लिमिट t टेंडिंग टू 2 - g ऑफ t। 2 - इसका मतलब क्या हो गया, 2 से स्लाइटली पहले, जब 2 से पहले ऑब्जर्व कर रहा हूं तो ये फंक्शन चल रहा है, ठीक है। अब इस फंक्शन को ऑब्जर्व करो, ये फंक्शन एग्जैक्टली यहाँ पे क्या है, 2 है। सो 2 से स्लाइटली पहले भी क्या होगा, 2 ही चलेगा अपने पास। सो इसका वैल्यू मुझे बोलना पड़ेगा इक्वल्स टू 2, बिकॉज 2 से स्लाइटली पहले ये फंक्शन ऑब्जर्व कर रहा था, तो इसका वैल्यू यहाँ पे अपने पास 2 आने वाला था। नेक्स्ट, इसी का नेक्स्ट पार्ट, लिमिट t टेंडिंग टू 2 + g ऑफ t। मतलब अब क्या हो गया, 2 पे राइट हैंड लिमिट, जब 2 पे राइट हैंड लिमिट ऑब्जर्व करनी है तो 2 के बाद में फंक्शन कौन सा वर्क कर रहा है, ये फंक्शन वर्क कर रहा है, और ये फंक्शन 2 पे आंसर क्या देगा आपको, जस्ट बाद में 0। सो दिस शुड बी इक्वल टू 0। t से मुझे ऑब्जर्व करना है कि वो फंक्शन कहाँ पे है, और x एक्सिस y एक्सिस से मुझे कमेंट करना है कि उसका वैल्यू क्या होगा बेसिकली। तो मैंने ऑब्जर्व किया कि 2 यहाँ पे था, 2+ मतलब ये फंक्शन स्टार्ट कहाँ से हुआ है, इस पॉइंट से, इस पॉइंट पे y क्या होगा, 0। नेक्स्ट इज सिक्स्थ, t टेंडिंग टू 2। अगेन जैसे हम लोगों ने थर्ड पार्ट को डिफाइन किया था, अब मुझे क्या बोला गया है, लिमिट t टेंडिंग टू 2 g ऑफ t। इसका मतलब हुआ कि g ऑफ t इस फंक्शन पे LHL RHL दोनों का वैल्यू क्या है, डिफरेंट है, एक 2 है और एक 0 है। तो यहां भी मैं बोल दूंगा लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। यहां आ जाएगा अपने पास लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। सेवन पार्ट में लिमिट ही नहीं था, यहाँ पे सीधे मुझसे वैल्यू पूछी गई थी विच इज g ऑफ 2। कहने का मतलब जब t एग्जैक्टली 2 है तो g ऑफ t कितना आएगा। सो आप ऑब्जर्व करो, 2 पे आपको 3 चीज दिख रही है, दिस ग्राफ एंड दिस वैल्यू, बट इन दोनों पे क्या लगा है, हॉलो। और अब इसमें और इसमें डिफरेंस क्या हुआ, दिस वॉज टेंडिंग टूवर्ड्स 2, मतलब एग्जैक्टली 2 नहीं था, 2 की तरफ जा रहे थे, पर ये अपना एग्जैक्टली 2 हो गया। अगर ये एग्जैक्टली 2 है तो मैं सिंपल बोलूंगा कि 2 पे उसका वैल्यू कितना आ रहा है अपने पास, 1। तो यहाँ पे आंसर रहेगा g ऑफ 2 इक्वल्स टू 1। इस चीज को ध्यान रखो, लिमिट में और फंक्शन में यही डिफरेंस है, लिमिट उसको टेंडिंग टुवर्ड्स दैट वैल्यू बताता है, बट फंक्शन आपको एग्जैक्ट आंसर देगा इफ इट एग्जिस्ट। 8, लिमिट t टेंडिंग टू 4, t टेंडिंग टू 4 g ऑफ t। अब इसका मतलब क्या हो गया, अब यहाँ मुझे t टेंडिंग टू 4 पे वैल्यू पूछी है, मुझे नहीं बोला कि LHL निकालो या RHL निकालो, तो मैं दोनों चेक करूंगा। अगर मैं t टेंडिंग टू 4 ऑब्जर्व करूं तो 4 पे यहाँ आंसर है मेरे पास, 4 के जस्ट बाद और 4 के जस्ट पहले वैल्यू सेम मिलेगा, बिकॉज क्लोजली नेबरहुड ऑब्जर्व करूं तो दोनों तकरीबन मैच कर जाएंगे अपने पास। और 4 पे मुझे आंसर क्या दिख रहा है, 3 दिख रहा है। तो आई कैन डायरेक्टली से इसका लेफ्ट हैंड लिमिट भी 3 आएगा, इसका राइट हैंड लिमिट भी 3 आएगा। दैट मींस लिमिट t टेंडिंग टू 4 का वैल्यू कितना हो जाएगा अपने पास डायरेक्टली, दैट वुड बिकम 3। सो अगेन मैंने क्वेश्चन को ऑब्जर्व किया, तो जहां पे 0 - 0+ बोला था वहां मैंने पर्टिकुलर लेफ्ट एंड राइट हैंड लिमिट निकाला। जहां मुझे एग्जैक्ट नंबर दिया गया था वहां मैंने क्या किया, उस फंक्शन का LHL RHL चेक कर लिया कि इक्वल है कि नहीं है। किसी पे फंक्शन ही पूछ लिया g ऑफ 2, तो मैंने फंक्शन का वैल्यू चेक कर लिया विद द यूज ऑफ ग्राफ। ओके, ग्राफ में भी एक क्वेश्चन और देखते हैं। यहाँ आपने को दिया था फंक्शन ग्राफ रैंडम टू ग्राफ दे रखा है, थोड़ा सा ऑब्जर्व करना कि ग्राफ में कुछ चीजों के मीनिंग क्या है। लाइक ये कर्व यहाँ पे आया होगा -∞ से, और अब ये कहाँ जा रहा है, y में -∞ पे, ठीक है, कोई भी एक्सिस को टच नहीं कर रहा है। इनफैक्ट जो भी कर्व मैंने बनाया किसी का एंड पॉइंट नहीं है, सभी इंफिनिटी पे जा रहे हैं। लाइक ये ऊपर इंफिनिटी पे जाएगा, ये यहाँ पे नीचे, ये अगेन नीचे, ये ऊपर एंड सो ऑन, ठीक है। अब इसी के बेसिस पे क्वेश्चन को आंसर करेंगे।
फर्स्ट पार्ट बोला गया था लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2 आर ऑफ एक्स। अच्छा, आर ऑफ एक्स का मतलब क्या हुआ, ये एक्स एक्सिस है, ये अपने पास वाई एक्सिस है, फंक्शन ऐसा दिया है y इज इक्वल टू आर ऑफ एक्स, इस पर आपको कमेंट करना है बेसिकली, ठीक है। नाउ एक्स टेंडिंग टू 2, सिर्फ टेंडिंग टू 2 बोला है, अपने से स्पेसिफिकली लेफ्ट हैंड राइट हैंड नहीं पूछा है, तो मैं दोनों वैल्यूज को ऑब्जर्व करूंगा। सबसे पहले मैं ऑब्जर्व करता हूँ x इक्वल टू 2 को, ये है x इक्वल टू 2, ठीक है। जब 2 को अबाउट में फंक्शन का ग्राफ देखूंगा तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि ये ग्राफ तो इंफिनिटी पे जा रहा है, ठीक है, वो भी कौन सा इंफिनिटी, माइनस इंफिनिटी। अगर मैं 2 के जस्ट लेफ्ट में देखूंगा तो मुझे ये वाला ग्राफ दिखेगा जो कहां पे है, माइनस इंफिनिटी पे, और 2 के जस्ट राइट में देखूंगा तो ये वाला ग्राफ दिखेगा जो खुद भी कहां पे है, माइनस इंफिनिटी पे। तो फ्रॉम दिस पार्ट आई कैन से कि 2 के लेफ्ट में जो वैल्यू आ रहा है वो भी माइनस इंफिनिटी है, 2 के जस्ट राइट में जो वैल्यू आ रहा है वो भी क्या है, माइनस इंफिनिटी। एंड अगर दोनों ही वैल्यू सेम है दैट वुड लिमिट एग्जिस्ट करेगा, और अगर लिमिट एग्जिस्ट करेगा तो उसका वैल्यू कितना हो जाएगा, माइनस इंफिनिटी। तो यहां से मेरा फर्स्ट पार्ट का आंसर आता है लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2 आर ऑफ एक्स कितना हो जाएगा, माइनस इंफिनिटी, बिकॉज दोनों ही वैल्यू सेम मिल रहे थे अपने पास। इसी लॉजिक से नेक्स्ट पार्ट को भी डिफाइन करते हैं, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 5 आर ऑफ एक्स, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 5। अब यहाँ पे 4 है, ये 5 हो गया, 5 को मैंने ऊपर ऑब्जर्व किया, अगेन 5 पे भी ग्राफ मिल नहीं रहा है। 5 का जब लेफ्ट हैंड साइड में ऑब्जर्व कर रहा हूं तो लेफ्ट साइड में जो ग्राफ है वो जा रहा है प्लस इंफिनिटी पे, और वही 5 का जो राइट साइड का ग्राफ है वो भी कहां जा रहा है, प्लस इंफिनिटी पे। सो बेसिकली दोनों वैल्यूज इक्वल हो गए, मतलब 5 पे इसका लेफ्ट हैंड लिमिट और 5 पे इसका राइट हैंड लिमिट दोनों ही इक्वल है, और दोनों का वैल्यू क्या है, इंफिनिटी। तो इसका भी लिमिट एग्जिस्ट करेगा और इसका वैल्यू कितना हो जाएगा अपने पास, इंफिनिटी। नाउ नेक्स्ट इज लिमिट एक्सटेंडिंग टू 3 माइनस आर ऑफ एक्स, मतलब अब मुझे 3 पे सिर्फ लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना है और कुछ नहीं, ठीक है। अब 3 में ऑब्जर्व करता हूं, सो 3 तो यहाँ पे है, 3 पे लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब ये खुद ही हो जाएगा अपने पास, बिकॉज 3 पे अपने पास सेम, जस्ट नीचे ऑब्जर्व करूंगा तो 0 ही मिलेगा, बिकॉज x इक्वल टू 3 ये पॉइंट हो गया। तो 3 से जस्ट पहले मतलब y 0 है, तो r ऑफ x इस पॉइंट पे आंसर कितना दे देगा अपने को, 0, बिकॉज यही 3 था, 3 से जस्ट पहले नेगेटिव होगा, बट मुझे पता है कि जब मैं लेफ्ट हैंड लिमिट की बात कर रहा हूं तो जस्ट पहले वाला वैल्यू दैट शुड बी इक्वल टू 3 होगी या 0 होगी। सिमिलरली जब 3 प्लस की बात करेंगे, मतलब इसी फंक्शन का वैल्यू 3 से स्लाइटली बड़ी वैल्यू ऑफ x पे, तो अगेन वो भी 0 के ही क्लोज रहेगा, तो इसका भी आंसर क्या आ जाएगा, 0। मतलब अगर अपने से यहां पूछा जाता लिमिट एक्सटेंडिंग टू 3 तो उसका भी वैल्यू क्या होता, 0। इन दोनों से मैं कंक्लूजन लिख सकता हूं, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 3 आर ऑफ एक्स, इसका वैल्यू भी आ जाएगा 0, बिकॉज उसका लेफ्ट हैंड लिमिट भी 0 है, उसका राइट हैंड लिमिट भी 0 है। अच्छा, एक पार्ट और डिस्कस करते हैं जो क्वेश्चन में पूछा नहीं गया था, बट इसमें हम डिस्कस कर सकते हैं। इसी क्वेश्चन में अगर मैं आपसे पूछूं लिमिट एक्सटेंडिंग टू -3, एक बार इसको ऑब्जर्व करो बिकॉज ये भी इंपॉर्टेंट वैल्यू है। -3 सब जगह, ठीक है, यहाँ -2, हाँ ये -3 हुआ अपने पास। -3 के जब मैं लेफ्ट में ऑब्जर्व कर रहा हूं तो लेफ्ट में ये लाइन दिख रही है, जिससे मुझे पता चलेगा कि उसका लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आने वाला है, माइनस इंफिनिटी। तो इसी केस को मैं बोल दूंगा आर ऑफ एक्स, तो इसका जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो कितना आएगा, माइनस इंफिनिटी। बट जब मैं -3 के राइट में ऑब्जर्व कर रहा हूं तो अब मुझे ग्राफ ऊपर दिख रहा है, वो भी टच नहीं कर रहा है, वो कहां जा रहा है, प्लस इंफिनिटी पे। तो इसका जो RHL आएगा वो कितना आ जाएगा अपने पास, प्लस इंफिनिटी। कहने का मतलब ये हुआ कि जब मैंने -3 पे ऑब्जर्व किया तो मुझे लेफ्ट हैंड लिमिट मिला माइनस इंफिनिटी, राइट हैंड लिमिट मिला प्लस इंफिनिटी, व्हिच सेज कि LHL इज नॉट इक्वल टू RHL। इसका मतलब क्या हो गया कि -3 पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता, जैसे यहाँ पे 3 पे एग्जिस्ट कर रहा था बिकॉज दोनों वैल्यू 0 थे, -3 पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। अच्छा, एक क्वेश्चन मैंने इसमें आपसे पूछा था, ये थोड़ा अलग क्वेश्चन था बट इसमें काउंट कर सकते हैं, इक्वेशन ऑफ वर्टिकल असिम्प्टोट्स, ठीक है। वैसे तो हमने असिम्प्टोट देखा था हाइपरबोला के अंदर, बट एक बार और रिकॉल करते हैं। असिम्प्टोट का मतलब वो लाइन था जो ग्राफ को टच करेगा पर कहां पे, इंफिनिटी पे, टैंजेंट बनेगा पर कहां पे, इंफिनिटी पे। सो यहां पे मुझे डिफाइन करना है वर्टिकल लाइंस जो ग्राफ को इंफिनिटी पे टच करेंगे, ठीक है। तो अब ऑब्जर्व करो इसको आइडेंटिफाई कैसे करते हैं। सबसे पहले इन दोनों कर्व को देखना, क्या मैं ऐसा बोलूं इन दोनों ही कर्व के लिए ये जो लाइन है ना, ये वाला लाइन, इसको ऑब्जर्व करो, ये जो लाइन है ये इन दोनों कर्व को टच करेगी, बट कब टच करेगी, इंफिनिटी पे, इसको नेगेटिव साइड पे, इसको पॉजिटिव साइड पे। तो इसका एक असिम्प्टोट तो ये हो गया, इसको मैंने बोला असिम्प्टोट नंबर 1, ठीक है। सिमिलरली ऑब्जर्व करो दिस लाइन, ठीक है, ये जो लाइन है ये इस पार्ट को भी आके इंफिनिटी पे टच करेगा और इस पार्ट को भी, तो दिस इज योर असिम्प्टोट नंबर 2, और यू कैन से वर्टिकल असिम्प्टोट नंबर।
नेक्स्ट इज दिस लाइन, कौन सा वाला, ये 5 वाला, जो इस कर्व को भी टच करेगा और बाद में इसको भी टच करेगा। तो ये हो गया आपका असिम्पटोट नंबर 3। 1 को भी यहाँ दिखाता हूँ, मे भी आपको ऊपर का पार्ट शायद विजिबल नहीं होगा। हाँ, दिस इज 1, 2 एंड 3। अब मुझसे क्या पूछा गया था, इक्वेशन ऑफ वर्टिकल असिम्पटोट्स। कुछ नहीं, ये जो लाइन है, ये लाइन एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर और वाई के पैरेलल होगी। वाई के पैरेलल जो भी लाइन होगा उसका इक्वेशन होता है x इक्वल टू कांस्टेंट। क्योंकि ये लाइन -3 पे आ रही है तो फर्स्ट लाइन का इक्वेशन होगा अपने पास x इक्वल टू -3। दिस वुड बी इक्वेशन ऑफ फर्स्ट असिम्पटोट। सिमिलरली सेकंड कहां आ रहा है, 2 पे, तो इसका इक्वेशन क्या आ जाएगा, x इक्वल टू 2। ये होगा अपना इक्वेशन ऑफ सेकंड असिम्पटोट। एंड थर्ड, अपना थर्ड कहां आ रहा है, 5 पे, तो x इक्वल टू 5 ये हो जाएगा अपना इक्वेशन ऑफ थर्ड असिम्पटोट। तो इसको ध्यान रखो, जब भी हमको वर्टिकल असिम्पटोट्स का इक्वेशन देना होगा, दैट मींस वो लाइन जो कर्व को इंफिनिटी पे टच करे। वही मैंने ऑब्जर्व किया कि ये 3 लाइंस थी जो कर्व को इंफिनिटी पे टच कर रही थी, इसलिए ये 3 होंगे उसके वर्टिकल असिम्पटोट्स। ओके, सो नेक्स्ट हम देखते हैं लिमिट के प्रॉपर्टीज। लाइक जब मल्टीपल फंक्शन रहेंगे तो लिमिट को सॉल्व कैसे करना है, जिसको हम बोलेंगे अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स। ठीक है, सपोज करो मेरे पास 2 फंक्शन है, f ऑफ x एंड g ऑफ x। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, मैंने दोनों का लिमिट का वैल्यू लिखा है टेंडिंग टू सेम a। ये ध्यान रखना है हमको, ऐसा ना हो कि एक a और एक b है तो प्रॉपर्टी एप्लीकेबल नहीं है। दीज प्रॉपर्टीज आर ओनली एप्लीकेबल जब दोनों ही फंक्शन को हम सेम लिमिट लेके टेंड कर रहे हैं। लाइक मैंने लिखा है लिमिट एक्सटेंडिंग टू a f ऑफ x का वैल्यू इज सपोज l, लिमिट एक्सटेंडिंग टू a g ऑफ x का वैल्यू इज n। तो अपने पास अगर मैं लिमिट एक्सटेंडिंग टू a f ऑफ x प्लस माइनस g ऑफ x करूंगा तो इसको हम डायरेक्टली सेपरेट कर सकते हैं। कहने का मतलब ये हुआ, जब 2 डिफरेंट फंक्शन रहेंगे प्लस या माइनस में, तो उसमें लिमिट अप्लाई करने के लिए हम सेपरेट लिमिट को यूज कर सकते हैं टू गेट द आंसर ऑफ द फॉर्म l प्लस माइनस m। यही सेम टेक्निक मल्टीप्लिकेशन में भी यूज हो सकता है कि जब 2 फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन रहेगा, डिफरेंट फंक्शंस ऑब्वियसली, तो दोनों को जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो इन्हीं को मैं इंडिविजुअल लिमिट के साथ भी ओपन कर सकता हूं। मेरा आंसर हो जाएगा l इंटू m। सेम लॉजिक डिवीजन के लिए भी वर्क करेगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू a f ऑफ x बाय लिमिट एक्सटेंडिंग टू a g ऑफ x। बस मुझे एक ही चीज का ध्यान रखना है कि मेरा आंसर तो l बाय m आ जाएगा, बट ये जो m है ये 0 नहीं होना चाहिए। अंडरस्टूड फॉर द ऑब्वियस रीजंस, बिकॉज अगर m 0 हो गया तो फैक्टर क्या बन जाएगा, नॉट डिफाइंड, इसलिए वो m कभी 0 नहीं होगा। ये सब तीनों बेसिक थे प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवाइड के। नाउ अब कुछ प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है जिनको हम डायरेक्टली क्वेश्चंस पे यूज करेंगे, तो इनको समझना। द फर्स्ट वन, जब किसी फंक्शन में कुछ कांस्टेंट का मल्टीप्लाई होता है और आप उसमें लिमिट लगाते हो तो उस लिमिट का कांस्टेंट पे कोई इंपैक्ट नहीं होता, वो कांस्टेंट डायरेक्टली बाहर आ जाएगा, लिमिट सिर्फ फंक्शन पे लगेगा। इनफैक्ट इस प्रॉपर्टी को बेस मान के आगे हर जगह अप्लाई करेंगे, बिकॉज हमेशा एक चीज समझो, जब भी आप लिमिट अप्लाई करते हो तो लिमिट सीधे जाके फंक्शन पे लगती है, उसके बीच में कुछ भी आता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसको जस्टिफाई करेगा ये नेक्स्ट प्रॉपर्टी विच इज मॉड्यूलस। आप खुद देखो, लिमिट एक्सटेंडिंग टू a मैंने लिखा हुआ है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू a मॉड्यूलस ऑफ f ऑफ x। ठीक है, मैंने क्या बोला, जब लिमिट है तो वो सीधे फंक्शन पे लगेगा, बीच में क्या लिखा है, कौन सा फंक्शन है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे यहाँ पे बाहर मॉड्यूलस था तो इस मॉड से कोई इंपैक्ट ही नहीं है, उसमें लिमिट कहाँ लग जाएगा, फंक्शन के ऊपर, आपको सीधा आंसर मिलेगा मॉड्यूलस ऑफ l। सो हमेशा एक चीज ध्यान रखो, ये फंक्शन का अपना या लिमिट का बेसिक प्रॉपर्टी है कि जब लिमिट को अप्लाई करने जाओगे तो लिमिट सीधा फंक्शन में जाके लगता है। अगर उसके पहले कोई फंक्शन कंपोजिट के फॉर्म में लिखा हुआ है या फिर अपने पास कोई और कांस्टेंट है तो उससे कोई इंपैक्ट नहीं होता, वो सब कुछ एज इट इज रहेंगे, सीधे फंक्शन में क्या आ जाएगा, लिमिट। लाइक इन दिस केस, यहाँ पे क्या था, लिमिट एक्सटेंडिंग टू a f ऑफ x की पावर g ऑफ x, एक फंक्शन की पावर में सेकंड फंक्शन था, तो यहाँ भी सेम चीज, ये लिमिट पहले इस फंक्शन में लगेगा, सो ऐसा दिखेगा, और फिर यही लिमिट कहाँ लग जाएगा, ऊपर फंक्शन में, तो आपको कैसा दिखेगा, इस लिमिट का वैल्यू हमने क्या बोला है, दिस इज l, एंड इस लिमिट का वैल्यू बोला है m, तो ये बन जाएगा l की पावर m। अगेन दिस थिंग, लिमिट एक्सटेंडिंग टू a f ऑफ g ऑफ x। ठीक है, अब मैंने क्या बोला था, जब भी आपको मल्टीपल फंक्शन या कंपोजिट फंक्शन भी लिखेंगे तो हमको क्या देखना है, लिमिट सीधे कहाँ जाएगा, जहां पे x है, x किसके पास है, g ऑफ x के पास। तो देखो बाहर का फंक्शन वैसे ही रह गया, ये क्या हो गया, लिमिट एक्सटेंडिंग टू a g ऑफ x, मतलब मैं इसका आंसर बोल सकता हूँ f ऑफ m। डायरेक्टली क्या करना है, हमेशा लिमिट के लिए बहुत ही बेसिक चीज ध्यान रखो, इन चारों में मिस्टेक नहीं करोगे। स्टार्टिंग के जो 3 आपको दिख रहे हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवाइड, बट इन सब के लिए एक सिंपल सा लॉजिक है, जब किसी फंक्शन में या किसी क्वेश्चन में लिमिट लगाना है तो लिमिट सीधे वहां जाके लगेगा जहां पे x का फंक्शन है, उसके पहले कितने भी फंक्शन में उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता, जहां पे या जिस फंक्शन में x लगा है वहां पे लिमिट इंपॉर्टेंट है। इसी को
समझते हैं कुछ एग्जांपल से, बिकॉज पर्टिकुलरली जो ये वाला केस है यहाँ पे मिस्टेक होती है, तो मैं कंपोजिट का एक एग्जांपल लेता हूँ आपको समझाने के लिए कि एग्जैक्टली ये कंपोजिट में लिमिट वर्क कैसे करता है। ओके, सो कंपोजिट फंक्शन में लिमिट सॉल्व कैसे करते हैं उसको समझने के लिए क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ अपने को दिया गया था कि एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन है जो दो पार्ट में ब्रेक हुआ है, जीरो के अबाउट, जीरो के बाद अलग, जीरो के पहले अलग। जी ऑफ एक्स एक फंक्शन है जो खुद भी तीन पार्ट में डिवाइड हुआ है, अबाउट 1 and 2। ठीक है, हमसे पूछा था लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। ठीक है, सबसे पहले तो मैंने आपको बताया था कि लिमिट कहाँ लगेगा, जहां एक्स का फंक्शन है। सो ये क्वेश्चन दिखेगा मुझे जी ऑफ लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ एक्स। ये क्वेश्चन फाइनली ऐसा हो जाएगा। बट अब मुझे पता है क्योंकि लिमिट है और फंक्शन मल्टीपल पार्ट में दे रखा है, तो मुझे दो चीज चेक करना पड़ेगी, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। ठीक है, वो भी पर्टिकुलरली किसका, मैं इस वैल्यू को तो बाद में सॉल्व करता हूं, पहले मैं इतने पार्ट को चेक करूंगा। मतलब मुझे सॉल्व करना है लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ एक्स। पहले मुझे इस वैल्यू को सॉल्व करना है, इसके बाद मैं फर्दर मूव करूंगा। इसको सॉल्व करने के लिए दो पार्ट चलेंगे, इसका लेफ्ट हैंड लिमिट और इसका राइट हैंड लिमिट। ठीक है, इसका लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब होगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो माइनस एफ ऑफ एक्स। एक्सटेंडिंग टू जीरो माइनस मतलब क्या हो गया, जीरो से स्लाइटली पहले। अब ऑब्जर्व करो क्वेश्चन को, जीरो से पहले फंक्शन कौन सा चलेगा, तो ये बोलता है कब, जब x क्या है, जीरो से बड़ा। दिस इज फॉर x लेस देन और इक्वल टू जीरो। सो लेस देन जीरो मतलब ये हो गया अपने पास, तो यहां मैं लिखूंगा इट इज लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो माइनस फंक्शन कौन सा आ गया, 2 माइनस एक्स। नाउ नेक्स्ट इज x का वैल्यू कितना पुट कर देंगे, जीरो। सो सीधे मुझे आंसर मिलेगा, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 2। नाउ नेक्स्ट इज राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट क्या हो जाएगा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो प्लस। ठीक है, लिमिट एक्सटेंड टू जीरो प्लस एफ ऑफ एक्स। अब अगर फंक्शन जीरो से बड़ा है तो वैल्यू क्या होगा, तो जीरो से बड़े पे तो फंक्शन क्या था, x प्लस 1। मतलब यहाँ पे अपने पास लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो प्लस, यहाँ आना चाहिए x प्लस 1। x को मैंने पुट किया जीरो, तो इसका आंसर कितना आ गया, 1। अब यहाँ से एक मिस्टेक करते हो, आप बोलते हो लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट। वो मिस्टेक नहीं है, वो तो करेक्ट है, डज नॉट एग्जिस्ट। पर आप बोल देते हो कि अगर इसी का लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो ये भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। ऐसा नहीं है, मैंने क्या बताया था, हमेशा इस वैल्यू को ऑब्जर्व करो, उसके बाद हम कमेंट करने पे जाएंगे। सो अभी क्या हुआ, मुझे ये दिखा कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट नहीं करता है, तो मेरा क्वेश्चन वो था ही नहीं। मेरा क्वेश्चन क्या था, आई नीड टू फाइंड जी ऑफ लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ एक्स। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, मैं जी ऑफ एफ ऑफ एक्स इसका वैल्यू निकालूंगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो। ठीक है, सो इसके भी दो केस बनना चाहिए, एक लेफ्ट हैंड और एक राइट हैंड। ठीक है, जब मैं इसका लेफ्ट हैंड लिमिट देखूंगा तो इसका लेफ्ट हैंड लिमिट मुझे कैसा दिखेगा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो माइनस जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, और इसका राइट हैंड लिमिट क्या बनेगा, दिस शुड बी लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो प्लस जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। ठीक है, अब ये लिमिट कहां लगती है, इस एफ में लग जाती है सीधे। सो बेसिकली ये क्वेश्चन क्या बनने वाला है, जी ऑफ लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो माइनस एफ ऑफ एक्स, और ये क्वेश्चन दिखेगा जी ऑफ लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो प्लस एफ ऑफ एक्स। अब इन दोनों का वैल्यू हम सॉल्व कर चुके हैं। लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो माइनस एफ ऑफ एक्स कितना था, 2। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या आ जाएगा, 2, और यही राइट में कितना आया था, 1। तो ये वैल्यू कितना बनेगा मेरे पास, 1। मतलब इसका लेफ्ट हैंड लिमिट आया है g ऑफ 2, इसका राइट हैंड लिमिट कितना आया है, g ऑफ 1। नाउ अब मैं इस g से g ऑफ 2 का वैल्यू निकालता हूँ, g फंक्शन से g ऑफ 2। आप देखो 2 पे इक्वल टू कहाँ लगा है, यहाँ लगा हुआ है, तो g ऑफ 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, दिस शुड बी 2 माइनस 5, मतलब -3। ये तो होगा g ऑफ 2 का वैल्यू। नेक्स्ट इज g ऑफ 1। g ऑफ 1 का वैल्यू कितना होगा, तो g ऑफ 1 इक्वल टू 1 यहाँ लगा हुआ है, सो दिस शुड बी फ्रॉम दिस फंक्शन, मतलब 1 स्क्वायर -2 -2, ये भी कितना आ गया, -3। ऑब्जर्व करो g ऑफ 2 और g ऑफ 1 दोनों का वैल्यू क्या आया है, सेम। दैट मीन्स इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसका लेफ्ट हैंड लिमिट और इसका राइट हैंड लिमिट दोनों क्या हो गए, इक्वल। दोनों का वैल्यू -3, तो अपना क्वेश्चन का आंसर रहेगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो
g ऑफ f ऑफ x इसका वैल्यू शुड बी इक्वल टू -3 लिमिट एग्जिस्ट करता है। क्वेश्चन के कॉम्प्लिकेशन को समझना कहाँ कहाँ मिस्टेक करने का स्कोप होता है। सबसे पहला मिस्टेक आप क्या करते हो, क्योंकि f ऑफ x का एक्सटेंडिंग टू 0 पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता, आप बोलते हो फंक्शन का भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। नहीं, उसका डिपेंडेंसी है ही नहीं। सिर्फ क्या होता है, प्रॉपर्टी वाइज अगर मैं जाऊं तो पहले मैंने क्वेश्चन को इस पार्ट में ब्रेक किया, इस पार्ट को सॉल्व करने के लिए मैंने इसके अंदर की फंक्शन की दोनों लिमिट निकाल लिए कि f ऑफ x का LHL कितना होगा, वही f ऑफ x का RHL कितना होगा। नाउ इन दोनों वैल्यूज को यूज करके जो क्वेश्चन दिया था मैंने उसका LHL RHL डिफाइन किया, और जब मैंने ऑब्जर्व किया दोनों वैल्यूज को तो दोनों वैल्यूज ही क्या आ गए, सेम। अगर दोनों वैल्यू सेम है तो मेरा जो ओवरऑल फंक्शन था उसका लिमिट एग्जिस्ट करता है और उसका वैल्यू इक्वल टू है -3। हाउएवर जो उसके अंदर का फंक्शन था वो 0 पे एग्जिस्ट नहीं करता था, बट उससे अपने कोई फर्क नहीं पड़ता, अपना जो ओवरऑल क्वेश्चन है वो एग्जिस्ट करेगा और उसका वैल्यू कितना आ चुका है, -3। ओके, सो नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट इज बेसिकली द पार्ट जिसके लिए लिमिट को हमने बनाया, जिसको यूज करना स्टार्ट किया, जिसको हम बोलते हैं इनडिटर्मिनेट फॉर्म। इनडिटर्मिनेट फॉर्म। अब ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म क्या होता है इसको समझना। सपोज करो आपने किसी भी लिमिट को सॉल्व करने के लिए डायरेक्टली लिमिट पुट कर दिया, ठीक है, और जो आपका क्वेश्चन था वो इनमें से किसी फॉर्म में रिड्यूस हो गया, 0 by 0, इंफिनिटी बाय इंफिनिटी, 0 into इंफिनिटी, या फिर 0 की पावर इंफिनिटी, या फिर 1 की पावर इंफिनिटी, या 0 की पावर 0, या फिर इंफिनिटी की पावर 0। सो इन सबको हम बोलते हैं इनडिटर्मिनेट फॉर्म, ठीक है। अब इन सबको इंटरवल फॉर्म क्यों बोलते हैं वो समझना। देखो, जैसे फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट करो 0 by 0, तो वी नो कि जब दो नंबर का रेशियो निकालते हो, दो नंबर सेम हो तो आंसर 1 आता है, बट नॉट विद दिस केस। क्यों? बिकॉज अपॉन में 0 है इसलिए डिफाइन नहीं कर पाएगा नंबर, और न्यूमरेटर भी 0 बन गया, तो मैं इसको इन्फिनिटी में नहीं बोल सकता बेसिकली, क्योंकि दोनों ही पार्ट 0 हैं। तो इन सब पार्ट्स को किसी ना किसी रीजन की वजह से हम लोग क्या बोलेंगे, इनडिटर्मिनेट फॉर्म। मतलब किसी भी लिमिट में डायरेक्टली या किसी भी फंक्शन में डायरेक्टली लिमिट को पुट करने पे अगर इनमें से कोई फॉर्म बनेगा तो इसको हम क्या डिफाइन करते हैं, इनडिटर्मिनेट फॉर्म। और इन्हीं फॉर्म को सॉल्व करने के लिए लिमिट का इवोल्यूशन हुआ था। स्टार्टिंग के जो 2-3 फॉर्म है इनमें तो इतना इशू नहीं होता, बिकॉज ये भी क्लियर है अपने पास कि दोनों ही 0 होगा, इसलिए इसका वैल्यू डिफाइन नहीं कर सकते क्या होगा। ये इज सिमिलर टू दिस, जो 1/0 है उसको ऊपर इंफिनिटी लिख दो, जो 0 है उसको नीचे इंफिनिटी लिख दो, एक ही बात है। ये भी इससे ही बना है, 1/0 को इंफिनिटी तो 0 into इंफिनिटी। आप बोलोगे सर इन सब में क्या प्रॉब्लम है, बिकॉज इसको तो आप डिफाइन कर सकते हो, आपने पढ़ा भी है 0 to the power इंफिनिटी, ठीक है। 0 की पावर कुछ भी करो आंसर क्या रहेगा, 0। बट एक चीज समझना, ये 0 जो है ये एग्जैक्ट 0 नहीं है, ये 0 टेंडिंग वाला 0 है, ठीक है। अब टेंडिंग वाले 0 की खास बात क्या होती है, टेंडिंग वाला 0 जो होता है वो एग्जैक्ट 0 ना होके या तो 0 से स्लाइटली छोटा होगा या स्लाइटली बड़ा होगा, ठीक है। अगर 0 से स्लाइटली छोटा हुआ तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव, और नेगेटिव वैल्यू में आप पावर दोगे तो अब डिपेंडेंसी पावर पे आ गई है, कुछ ना कुछ तो आंसर आएगा, बट क्या होगा एग्जैक्टली पता नहीं है, और वो पावर के ऊपर भी डिपेंड करेगा। सेम पॉजिटिव वैल्यू होगा तो कुछ अलग आंसर होगा, इसलिए इसको भी हम क्या बोल देते हैं, इनडिटर्मिनेट फॉर्म। सेम लॉजिक यहाँ भी चलता है। अगर मैं 1 की बात करूं तो ये एग्जैक्ट 1 नहीं है, इट इज टेंडिंग टूवर्ड्स 1। मतलब ये वैल्यू या तो 1 से स्लाइटली बड़ी होगी या 1 से स्लाइटली छोटी होगी। अब कुछ सोचना, अगर 1 से स्लाइटली बड़ी वैल्यू हो गई तो हमने एक कंडीशन पढ़ रखी है कि 1 से स्लाइटली बड़ी वैल्यू की पावर जितनी बढ़ाओगे उसकी वैल्यू बढ़ती जाती है। आप तो पावर क्या देने वाले हो, इन्फिनिटी, तो कुछ ना कुछ डिफाइंड वैल्यू, बड़ा वैल्यू मिल जाएगा। पर जब इसका लेफ्ट हैंड सोचोगे 1 से छोटी वैल्यू, तो अब क्या हो जाएगा, जब नंबर 1 से छोटा है अगर आप उसकी पावर बढ़ाते हो तो उसकी वैल्यू कम होती जाती है। तो इसीलिए यहाँ पे इसको भी हम क्या बोल देते हैं, 1 की पावर इन्फिनिटी। यहाँ पे आता है अपना कॉन्फ्लिक्ट, 0 की पावर 0। हम ऐसा पढ़ते हैं कि 0 to the power anything is 0, ठीक है, या फिर anything to the power 0 is equal to 1। तो यहाँ पे कंफ्यूजन है कि ये 0 होगा या 1, तो ये भी दोनों क्या है, एग्जैक्ट 0 नहीं है, ये भी टेंडिंग टुवर्ड्स 0 है, इसलिए इसको हमने क्या बोल दिया, इनडिटर्मिनेट फॉर्म। एंड लास्ट केस, इंफिनिटी इटसेल्फ इज नॉट डिफाइंड, तो हम लोग बोलते हैं एनीथिंग टू द पावर 0 इक्वल्स टू 1, बट वो एनीथिंग शुड बी अ डिफाइंड वैल्यू, इसलिए वो भी अपना क्या हो गया, इनडिटर्मिनेट फॉर्म। सो इन सब क्वेश्चंस को या इन सब फॉर्म को सॉल्व करने के लिए कुछ टेक्निक होती है, तो हम वो स्टार्ट करेंगे। मतलब हम लोग पढ़ेंगे मेथड्स टू
इवैल्यूएट लिमिट को हम किस किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं उसको पढ़ेंगे। सो इसमें अपना फर्स्ट मेथड होता है मेथड 1 विच इज डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन। ये अपना होगा फर्स्ट मेथड। अब देखो एक चीज समझना, किसी भी लिमिट के क्वेश्चन को अप्लाई करने का एक बहुत सिंपल ट्रिक होता है। सबसे पहले जो भी लिमिट दिया है ना उसको सीधा उठा के क्वेश्चन में पुट कर दो, ठीक है। सीधा उठा के आपने क्वेश्चन में पुट किया, अगर उस लिमिट का डिफाइंड वैल्यू आ गया 1 2 3 4 पॉजिटिव नेगेटिव फ्रैक्शन इनफ्रैक्शन कुछ भी आ गया अपने पास, तो उन सब वैल्यू को जो आप बोलोगे जो भी आपका वैल्यू आया है वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। पर अगर डायरेक्टली लिमिट को पुट करने पे इनमें से कोई फॉर्म बना तो अब हमको उसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो मैं आपको फर्स्ट पार्ट क्या बता रहा हूँ, फर्स्ट पार्ट इज डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन, वो पार्ट जहां पे ये सब फॉर्म नहीं बनते, सीधे लिमिट को पुट करने पे आंसर आ जाता है। फॉर एग्जांपल सपोज करो मैंने आपसे बोला फाइंड लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4। अब क्या है, अब तक हम क्या करते आए थे, लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट चेक कर रहे थे। अब मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा, अब मैं सीधे लिमिट का वैल्यू निकालूंगा। लिमिट का वैल्यू निकालने का डायरेक्ट टेक्निक क्या हुआ, सबसे पहले तो इसको पुट करो, चेक करो कि क्या डिफाइंड वैल्यू आ रही है। अगर कोई डिफाइंड वैल्यू आ गई तो वही अपना आंसर होगा। लाइक मैंने सीधे x इक्वल टू 1 पुट कर दिया, x इक्वल टू 1 पुट किया तो ये क्या हो गया 1 प्लस 3 माइनस 4, 1 प्लस 3 माइनस 4, मतलब इसका आंसर क्या हो गया 0। 0 अपना आंसर बेसिकली, क्योंकि 0 इज अ वेल डिफाइंड रियल नंबर। सिमिलरली सपोज करो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2, क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 9 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। इसको भी चेक कर लेते हैं। सपोज पहले तो मैं लिमिट डायरेक्टली पुट करूंगा, देखूंगा कहीं इनडिटरमिनेट फॉर्म तो नहीं बन रहा। 2 पुट किया तो 4 माइनस 9 मतलब ये हो गया माइनस 5, यहाँ 2 पुट किया तो 4 माइनस 1 दिस बिकम्स 3। सीधा आंसर क्या आ जाएगा माइनस 5/3 विच इज अ वेल डिफाइंड रियल नंबर। तो ये अपना आंसर हो गया। सपोज करो इसी में हमको दिया था लिमिट एक्सटेंडिंग टू π/4 1 प्लस tan x, इसका वैल्यू अगेन मैंने वैल्यू पुट किया x का π/4, तो ये कितना आ जाएगा 1 प्लस 1, आंसर इक्वल टू 2। अगेन आई डिफाइन वैल्यू। तो फर्स्ट मेथड कुछ भी नहीं है, फर्स्ट मेथड हर क्वेश्चन का स्टार्ट है, ठीक है। किसी भी लिमिट के क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा तो सबसे पहला स्टेप में क्या चेक करूंगा, उसी नंबर को x की जगह जो वेरिएबल दिया उसके बाद पुट कर दूंगा। अगर एक डिफाइंड रियल नंबर मिल गया तो वही अपना लिमिट का आंसर है। अगर डिफाइंड रियल नंबर नहीं मिला और इनमें से कोई फॉर्म मिला तो हम मेथड्स को यूज करेंगे। दिस वाज द फर्स्ट मेथड। सेकंड मेथड ऑनवर्ड्स जो टेक्निक है वो सब इन फॉर्म्स को सॉल्व करने की टेक्निक है। अभी इन केसेस में मैं LHR RDC चेक नहीं करूंगा, मैं डायरेक्टली लिमिट को सॉल्व भी कर दूंगा इसका भी। ओके, नाउ सेकंड मेथड समझते हैं टू सॉल्व द लिमिट। सो सेकंड मेथड होता है अपने पास फैक्टराइजेशन मेथड। अब इसको कब अप्लाई करना है, कैसे करना है वो समझते हैं। सपोज करो कोई क्वेश्चन है लिमिट का, लिमिट एक्सटेंड्स टू नंबर a जो f ऑफ x बाय g ऑफ x दो फंक्शन के रेशो के फॉर्म में, ठीक है। और इसको सॉल्व करने पे आपका जो आंसर आया डायरेक्टली लिमिट पुट करने पे वो क्या बन गया है इनडिटरमिनेट फॉर्म। इनडिटरमिनेट फॉर्म। और जनरली जो ये फॉर्म बनता है इसको मैं बोलूंगा जनरली ये 0/0 फॉर्म में बनता है, ठीक है। अगर इस फॉर्म में रिड्यूस हो गया सो इसका एक मतलब है ऑब्वियसली ये जो f ऑफ x एंड g ऑफ x, एक और कंडीशन है यहाँ पे इंपॉर्टेंट, f ऑफ x एंड g ऑफ x आर मोस्टली पॉलिनोमियल्स, ठीक है। इट इज नॉट नेसेसरी बट जनरली ऐसा होता है अपने पास, मोस्ट ऑफ द केस में ऐसा मिलता है। f ऑफ x एंड g ऑफ x आर मोस्टली पॉलिनोमियल्स। तो इस केस में क्या होगा, अगर 0/0 फॉर्म बना है तो इन दोनों में एक कॉमन फैक्टर आएगा जो आपस में कैंसिल होगा एंड देन फिर आपको आंसर मिलेगा। समझने के लिए एक बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं। सपोज करो क्वेश्चन है लिमिट एक्सटेंडिंग टू 3 एक्स स्क्वायर माइनस 9 अपॉन x माइनस 3, ये अपना क्वेश्चन। अब अगर डायरेक्टली आपने क्या सीखा था अभी कि सबसे पहला स्टेप क्या होगा, सीधे लिमिट का जो भी नंबर दिया है उसको उठा के पुट कर दो, देखो क्या वैल्यू बनती है। जब x को आपने 3 पुट किया सो 9 माइनस 9 दिस बिकम 0, 3 माइनस 3 दिस बिकम 0, मतलब क्वेश्चन कैसा बना 0/0 फॉर्म बन गया। अगर ये 0/0 फॉर्म बना है मतलब ये कौन सा फॉर्म चला गया इनडिटरमिनेट। अब मैंने क्या बताया,
अगर एफ ऑफ एक्स बाय जी ऑफ एक्स के फॉर्म में हो और दोनों ही पॉलिनोमियल के फॉर्म में हो, मतलब यहाँ से एक फैक्टर निकलेगा। अब इस क्वेश्चन में तो फैक्टर मुझे इजीली दिख रहा है कि इस क्वेश्चन को आई कैन एक्सप्रेस एक्स स्क्वायर माइनस 9 लिखा हुआ है, तो उसको मैं लिखूं x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 3 होल डिवाइडेड बाय x माइनस 3। x माइनस 3 से x माइनस 3 कैंसिल। अब मैं वापस से लिमिट पुट करूंगा टू चेक कि क्या मुझे एक रियल नंबर मिला। जब मैंने x को 3 पुट किया, सीधा आंसर कितना आ गया 6, और यही 6 मेरा आंसर हो जाएगा बेसिकली। सो क्या किया हम लोगों ने, ऑब्जर्व किया कि जो क्वेश्चन था वो f ऑफ x बाय g ऑफ x के फॉर्म था, और फाइनली लिमिट को पुट करने पे क्या हो गया, वो इनडिटरमिनेट फॉर्म बना ऑफ 0 बाय 0। तो हमने इस टेक्निक को यूज कर लिया। सपोज करो इसी केस पे बेस्ड एक एग्जांपल और देखते हैं। क्वेश्चन इज लिमिट x टेंडिंग टू 1 x स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6 होल अपॉन x स्क्वायर माइनस 1। ये अपना क्वेश्चन, ठीक है। अब सबसे पहले चेक करते हैं डायरेक्टली पुट करके कि क्या डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन वर्क कर रहा है। मैंने x इक्वल टू 1 पुट कर दिया, 1 माइनस 6 ये हो जाएगा माइनस 5, माइनस 5 प्लस 11 दिस बिकम्स प्लस 6 माइनस 6 0, न्यूमरेटर आ गया 0, डिनोमिनेटर भी क्या हो जाएगा 0, 0 बाय 0 फॉर्म बन गया। 0 बाय 0 फॉर्म बना है, इसका मतलब सिंपल सा ये हो गया है इनडिटरमिनेट फॉर्म। मतलब कहीं ना कहीं इसका एक फैक्टर तो होगा x माइनस 1। क्यों? क्योंकि x इक्वल टू 1 इसमें सेटिस्फाई कर रहा है। तो हम लोग वही करेंगे, इस एक्सप्रेशन को x माइनस 1 से डिवाइड करेंगे और चेक करेंगे कि बाकी फैक्टर्स क्या आ रहे हैं। जब मैं इस एक्सप्रेशन को x माइनस 1 से डिवाइड करता हूं, सो देखना क्या बनेगा। एक्चुअली एक इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है क्यूबिक इक्वेशन का, जो डायरेक्टली आपको याद रहना चाहिए। एक बार मैं सॉल्व कर रहा हूं, नेक्स्ट टाइम आप लोग ध्यान रखेंगे। सबसे पहले एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, सो ये इस टाइप से बनेगा। सबट्रैक्ट किया तो यहां बचेगा माइनस 5x स्क्वायर प्लस 11x। नेक्स्ट इज माइनस 5x, तो यहां हो जाएगा माइनस 5x स्क्वायर एंड प्लस 5x अगेन सबट्रैक्ट किया 11x माइनस 5x, तो ये बचेगा 6x माइनस 6, मतलब यहाँ पे आप क्या लिख देंगे प्लस 6, तो ये हो जाएगा 6x माइनस 6, रिमाइंडर 0 होना भी था बिकॉज तभी तो x इक्वल टू 1 सेटिस्फाई किया था। तो अपने पास जो न्यूमरेटर है क्वेश्चन का, अब मैं इस क्वेश्चन को कैसा लिख सकता हूं, अब मैं इसी क्वेश्चन को लिखूंगा लिमिट x टेंडिंग टू 1 x माइनस 1, ये तो एक फैक्टर हुआ, और दूसरा फैक्टर हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 ये होल डिवाइडेड बाय अपॉन में लिख देंगे x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। जैसा मैंने आपको बोला था, जो फैक्टर उसको 0 बना रहा होगा वो फैक्टर अपने आप ही कैंसिल हो जाएगा। अब आप सीधे लिमिट पुट करो, आपको आंसर मिलेगा। x इक्वल टू 1 पुट किया, 1 माइनस 5 माइनस 4 प्लस 6, मतलब ये बनेगा 2 अपॉन में 1 प्लस 1 2। सो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा अपने पास 1। अगेन सेम लॉजिक, यहाँ पे ऐसे सब केसेस में हम लोग क्या यूज करेंगे, फैक्टराइजेशन। मैं आपको बता था इस क्यूबिक इक्वेशन के बारे में, पर्टिकुलरली इस क्यूबिक इक्वेशन को ध्यान रखो, इट इज वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज्ड क्यूबिक इक्वेशन। ये जो एक्सप्रेशन है अपने पास, इसके 3 फैक्टर्स होते हैं, x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3। ना ही सिर्फ इस चैप्टर में इसको बहुत ज्यादा यूज करोगे, डायरेक्टली ध्यान रखो, बिकॉज क्यूबिक में ऐसे बहुत रेयर पार्ट है जो हम डायरेक्टली यूज करते हैं, बट दिस इज वन ऑफ देम जो एग्जाम में भी बहुत बार पूछ चुके हैं, इसका कुछ एप्लीकेशन डायरेक्टली दे चुके हैं और डायरेक्टली आपको बहुत सारे चैप्टर्स में काम आएगा। सो ऑलवेज रिमेंबर दिस क्यूबिक इक्वेशन, x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6, इसके फैक्टर्स होते हैं x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3। यहाँ पे हमने वही लिखा है, x माइनस 1 तो फैक्टर था, जब इसको फर्दर फैक्टराइज करोगे तो यहाँ से आपको मिलेगा x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3। सो दिस वॉज ऑल अबाउट फैक्टराइजेशन मेथड। इसी के कुछ एग्जाम्पल और देखते हैं कि इसको कहाँ और अप्लाई कैसे कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। सो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि दिस मेथड जनरली होल्ड्स ट्रू फॉर या मोस्टली होल्ड्स ट्रू फॉर पॉलिनोमियल फंक्शन, बट इट्स नॉट नेसेसरी। वहां तो चलता ही है, बट पर्टिकुलरली इन केसेस में भी चल सकता है। आपको दिख रहा होगा यहाँ पर जनरल आपके पास जो है वो पॉलिनोमियल फंक्शन नहीं है, बट स्टिल एक टेक्निक वर्क करेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे देखना है कि पहला स्टेप क्या था लिमिट सॉल्व करने का अपना, किसी भी लिमिट को पुट कर दो। जैसे ही मैं x इक्वल टू 1 पुट करता हूँ, देखो यहाँ पे क्या बनेगा, 1 प्लस ये पार्ट तो 0 हो जाएगा बिकॉज ऑफ log 1, ये भी 0, 1 माइनस 1, तो न्यूमरेटर क्या हो गया 0, डिनोमिनेटर भी बन गया 0।
मतलब इट इज ऑफ द फॉर्म 0/0। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते थे हम लोग, फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज करने के लिए नो डाउट इसको तो मैं इजीली फैक्टराइज कर लूंगा, बट न्यूमरेटर कैसे होगा, तो एक चीज समझो, यहाँ से आपको एक हिंट मिलेगा। आपको पता है कि x इक्वल टू 1 पे ये 0 हुआ है, मतलब x माइनस 1 इसका फैक्टर होगा, तो उसी फॉर्म में क्वेश्चन को अरेंज करो। मैं इस क्वेश्चन को अरेंज करता हूँ, देखना कैसे। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1, जो न्यूमरेटर है क्या उसको मैं लिखूं x स्क्वायर माइनस 1, इन दोनों को एक साथ लिखा और इन दोनों में से log x कॉमन ले लेते हैं। जब log x कॉमन लिया तो क्या बचेगा, x माइनस 1 द होल डिवाइडेड बाय x स्क्वायर माइनस 1। अब जो कंप्लीट न्यूमरेटर है मैं उसको कैसा लिखूंगा, ये जो x स्क्वायर माइनस 1 है इसको आई कैन राइट x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 प्लस x माइनस 1 इंटू लॉग x टू द बेस e। ये बनेगा अपने पास होल अपॉन, यहाँ पे क्या आ जाएगा x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। अब सभी में से x माइनस 1 कैंसिल हो सकता है, सो फाइनली ये क्वेश्चन क्या दिखेगा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 x प्लस 1 प्लस लॉग x टू द बेस e द होल डिवाइडेड बाय x प्लस 1। अब डायरेक्टली लिमिट को पुट कर दो x इक्वल्स टू 1। जैसे ही लिमिट पुट करेंगे x इक्वल्स टू 1 तो ये हो जाएगा अपने पास 2, ये तो 0 हो गया, अपॉन 2 आंसर मिलेगा हमको 1। सो इसको भी ध्यान रखो, इट इज नॉट नेसेसरी कि हमेशा पॉलिनोमियल फंक्शन ही हो, नॉर्मल फंक्शन में भी चलेगा विद सेम टेक्निक कि जो नंबर पे आपका वैल्यू 0 हुआ है वहीं से उसका फैक्टर मिलेगा। लाइक ये 0 हुआ था x इक्वल टू 1 पे, तो फैक्टर क्या आना चाहिए था x माइनस 1। मैंने क्वेश्चन को अरेंज किया, फैक्टर अपने आप बन गया। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया है, पहले तो चेक करते हैं जो लिमिट का बेसिक रूल है कि लिमिट को सीधे पुट कर दो। π/4 पुट किया तो यहाँ बनेगा साइन 2 इंटू π/4 मतलब π/2 हो जाएगा। साइन π/2 इज साइन 90, वैल्यू कितना होता है 1, तो 1 माइनस 1 हो गया 0, मतलब न्यूमरेटर तो 0 है। अबाउट डिनोमिनेटर, जब मैंने पुट किया π/4 तो कॉस ऑफ 4 इंटू π/4, 4 इंटू π/4 मतलब कितना हो जाएगा पाई, कॉस पाई मतलब कॉस 180, और कॉस 180 का वैल्यू था -1, 1 माइनस 1, डिनोमिनेटर भी 0, मतलब ये क्वेश्चन भी क्या बन रहा है, इट इज 0/0 फॉर्म। ये मिलेगा अपने को। नाउ अब इसको स्टार्ट कैसे करेंगे, सो यहाँ मुझे यूज करना पड़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलेस। ठीक है, देखना कैसे। सबसे पहले ऊपर एंगल 2x है तो नीचे भी एंगल को मुझे 2x फॉर्म करना पड़ेगा, तभी तो मैं कुछ कैंसिल आउट कर पाऊंगा। सो 1 प्लस कॉस 4x। अब यहाँ मैं एक फॉर्मूला यूज करूंगा, हमारे पास कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला था, जैसे 1 प्लस कॉस 2 थीटा, तो उसको हम क्या लिखते थे 2 कॉस स्क्वायर थीटा। वैसे ही 1 प्लस कॉस 4 थीटा है तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 कॉस स्क्वायर 2 थीटा। ठीक है, उसी एंगल को यूज किया, सिर्फ मैंने क्या किया, फॉर्मूले में यहाँ पे 1 प्लस कॉस 2 थीटा आता था तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा हो जाता था, यहाँ पे 1 प्लस कॉस 4 लिखा हुआ है तो उसका आधा दैट इज यहाँ पे हो गया 2x। अब इसके बाद क्या कर सकते हैं, सो अगेन एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला समझना, इसको ट्रिग्नोमेट्री में हमने डिस्कस भी कर रखा है। कहीं पे अगर 1 माइनस साइन 2x लिखा हुआ है तो इसी को आप लिख सकते हो sin x माइनस cos x दी होल स्क्वायर। ठीक है, sin x माइनस cos x बोले या cos x माइनस sin x फर्क नहीं पड़ता, आपको सेम वैल्यू मिल जाएगा। क्यों, जब इसको ओपन करोगे तो क्या बनेगा, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x माइनस ऑफ 2 sin x cos x विच इज दिस वन। ठीक है, सो इसी क्वेश्चन को मैं लिखूंगा अभी, लिमिट एक्सटेंडिंग टू π/4 1 माइनस साइन 2x। मैंने अभी क्या बोला, या तो मैं इसको sin x माइनस cos x का स्क्वायर लिखूं या फिर cos x माइनस sin x का स्क्वायर, कोई डिफरेंस नहीं आएगा, तो मैं लिखता हूँ cos x माइनस sin x का स्क्वायर। क्यों, उसका रीजन है, नीचे लिखा हुआ है cos स्क्वायर 2x। ठीक है, cos स्क्वायर 2x मतलब अपने पास cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है विच इज cos स्क्वायर थीटा दैट इज cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x और इसका होल स्क्वायर। तो अब क्या होगा, अब मेरे पास कुछ टर्म कैंसिल हो सकते हैं, देखना कैसे। क्या इसी पार्ट को आई कैन राइट लिमिट एक्सटेंडिंग टू π/4, न्यूमरेटर तो सेम चलेगा, cos x माइनस sin x दी होल स्क्वायर, दी होल डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स। अब इसको मैं लिखूंगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो इसका एक टर्म तो बनेगा cos x माइनस sin x दी होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय एक टर्म बन जाएगा cos x प्लस sin x दी होल स्क्वायर। ये जो cos x माइनस sin x है और cos x प्लस sin x है, ये बना है इसकी वजह से, स्क्वायर था इसलिए दोनों में सेपरेटली क्या आ गया स्क्वायर। अब जो नेगेटिव वाला टर्म था माइनस वाला वो आपस में कैंसिल हो गया, और एक्चुअली यही टर्म प्रॉब्लम था। क्यों, ऊपर जो 0 बना था
वो पाई बाय 4 पे इसलिए बन रहा था बिकॉज पाई बाय 4 पे कॉस और साइन दोनों का वैल्यू क्या होता है, इक्वल, इसलिए वो डिफरेंस क्या आ जाता है, 0। सो ऊपर और नीचे में जो 0 थे वो आपने रिमूव कर दिए, अब अपने को डायरेक्टली आंसर मिल जाएगा। हम लोग सीधे लिमिट को x इक्वल टू पाई बाय 4 पुट करेंगे तो न्यूमरेटर तो ऑलरेडी 1 है, डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ cos पाई बाय 4 इट इज इक्वल टू 1 बाय रूट 2, sin पाई बाय 4 वो भी 1 बाय रूट 2, 1 बाय रूट 2 प्लस 1 बाय रूट 2, दिस मेक्स इट 2 बाय रूट 2 मतलब रूट 2 एंड रूट 2 का स्क्वायर इज 2। सो फाइनली मुझे आंसर मिलेगा दिस होल लिमिट शुड रिड्यूस टू 1 बाय 4। सो यहाँ हम लोगों ने ऐसा देखा कि नॉट ओनली फॉर पॉलिनोमियल फंक्शन बट ये जो रैशनलाइजेशन का टेक्निक है अपना, ये टेक्निक अपने पास, या फैक्टराइजेशन टेक्निक जो है, ये टेक्निक अपने पास हम किसी भी टाइप के क्वेश्चन में लगा सकते हैं जहां पे क्या बन रहा होगा 0 बाय 0 फॉर्म। Okay, so next method is rationalization method. Third is rationalization method. Now, rationalize कब करते थे हम लोग? अब लिमिट के केस में rationalize तब करते हैं when we have square root either in numerator or in denominator or in both. ठीक है? सपोज करो ऐसा कोई भी क्वेश्चन आया जहाँ पे लिमिट दिया है और साथ में स्क्वायर रूट है, न्यूमरेटर में भी हो सकता है, डिनोमिनेटर में भी हो सकता है, कहीं भी अपना एग्जिस्ट करता है, तो उन सब केसेस में हम क्या यूज करेंगे, रैशनलाइजेशन टेक्निक। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल अगर लिखूं, सपोज क्वेश्चन दिया है लिमिट x टेंडिंग टू 0 अंडर रूट ऑफ x प्लस 2a माइनस रूट 2a होल अपॉन x। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा स्क्वायर रूट लगा हुआ है न्यूमरेटर में, बट सबसे पहला स्टेप क्या होता है लिमिट का अपना, हम जो लिमिट दिया उसको डायरेक्टली पुट करके चेक करेंगे कि वैल्यू क्या आ रही है। अगर मैंने x को डायरेक्टली पुट किया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 प्लस 2a मतलब रूट 2a माइनस रूट 2a, तो न्यूमरेटर क्या बन गया 0 एंड एज x इज 0 डिनोमिनेटर भी क्या हो जाएगा 0। सो फाइनली ये क्वेश्चन क्या हो गया, इट इज ऑफ द फॉर्म 0 बाय 0। नाउ इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जो रूट वाले टर्म है उसको रैशनलाइज कर देंगे। सो इसी क्वेश्चन को मैं कैसा लिख सकता हूं, इसी को आई कैन राइट लिमिट x टेंडिंग टू 0 रूट ओवर x प्लस 2a माइनस रूट ओवर 2a द होल डिवाइडेड बाय x मल्टीप्लाइड बाय रूट ओवर x प्लस 2a प्लस रूट ओवर 2a द होल डिवाइडेड बाय रूट ओवर x प्लस 2a प्लस रूट ओवर 2a। ये हो गया। नाउ जो अपना न्यूमरेटर है वो कैसा दिखेगा, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। सो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी फाइनली क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो x प्लस 2a माइनस 2a द होल डिवाइडेड बाय x टाइम्स ऑफ रूट x प्लस 2a प्लस रूट ओवर 2। नाउ अब यहां पर अगर मैं ऑब्जर्व करूं, सो 2a से 2a कैंसिल, आपको क्वेश्चन कैसा दिखेगा, लिमिट x टेंडिंग टू 0 x द होल डिवाइडेड बाय x टाइम्स ऑफ रूट x प्लस 2a प्लस रूट ओवर 2a। अब ये x से x भी कैंसिल। अब अगर मैं क्वेश्चन को ऑब्जर्व करता हूं तो अब मैं लिमिट डायरेक्टली यूज कर सकता हूं। दैट मींस नाउ आई सब्स्टिट्यूट x इक्वल टू 0 इन द क्वेश्चन। सो क्वेश्चन कैसा दिखेगा, 1 अपॉन रूट 2a प्लस रूट 2a मतलब 1 अपॉन 2 टाइम्स ऑफ रूट 2a, ये होगा अपना फाइनल इस लिमिट का वैल्यू। नाउ इसी टेक्निक पे बेस्ड कुछ और एग्जांपल देखते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज लिमिट x टेंडिंग टू a रूट ओवर x प्लस 2a माइनस रूट 3a होल डिवाइडेड बाय रूट ओवर 3a प्लस x माइनस 2 टाइम्स रूट x। पहला स्टेप अगेन सेम, पहले लिमिट को डायरेक्टली पुट करूंगा एंड आई चेक कि 0 बाय 0 फॉर्म बन रहा है या फिर डायरेक्टली आई कैन फाइंड आउट द आंसर। सो x इक्वल टू a पुट किया, न्यूमरेटर बनेगा अपने पास a प्लस 3a दैट मींस रूट ओवर 3a, रूट ओवर 3a माइनस रूट ओवर 3a तो ये तो 0 हो गया। डिनोमिनेटर बनेगा अपने पास रूट ओवर 3a प्लस a मतलब दिस बिकम्स रूट ओवर 4a एंड रूट ओवर 4a इज नथिंग बट 2 रूट a। यहाँ पे भी आ जाएगा 2 रूट a, तो 2 रूट a से 2 रूट a कैंसिल मतलब फाइनली आ गया 0। सो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों ही क्या हो गए अपने पास 0। नाउ अब इसको स्टार्ट करने के लिए रैशनलाइज करेंगे। अगेन मैं यहाँ लिख देता हूँ इट इज नथिंग बट 0 बाय 0 फॉर्म। अब इसको मुझे स्टार्ट करना है, रैशनलाइज करना पड़ेगा, बट यहाँ पे रैशनलाइजेशन विद रिस्पेक्ट टू न्यूमरेटर एज वेल एज विद रिस्पेक्ट टू डिनोमिनेटर दोनों का होगा। ठीक है, सो इस क्वेश्चन को मुझे कैसा लिखना चाहिए,
इसको मैं स्टेप बाय स्टेप रैशनलाइज करता हूँ। सबसे पहले रूट ओवर एक्स प्लस 2a माइनस रूट ओवर 3a होल डिवाइडेड बाय रूट ओवर 3a प्लस एक्स माइनस 2 रूट एक्स। इस टर्म को सिंप्लीफाई करने के लिए इसका पॉजिटिव पार्ट दैट इज रूट ओवर एक्स प्लस 2a प्लस रूट ओवर 3a the whole divided by इसका भी पॉजिटिव पार्ट that means root over 3a plus x plus 2 times of root x। अगेन बैलेंस आउट करने के लिए इसी का रेसिप्रोकल that means root over 3a plus x plus 2 times of root over x the whole divided by root over 2a plus x plus root over 3e। बेसिकली किया क्या है, इसको रैशनलाइज करने के लिए इसके पॉजिटिव पार्ट से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, इसको रैशनलाइज करने के लिए इसके पॉजिटिव पार्ट से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, उन्हें सेपरेट कर दिया। नाउ ये जो अपने दोनों पार्ट हैं ये बनेगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी विच इज नथिंग बट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे कैसा दिखेगा x प्लस 2a माइनस 3a, ये हो जाएगा न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर वुड बी 3a प्लस x माइनस 2 रूट एक्स का होल स्क्वायर मतलब दिस बिकम्स 4x। ये बनेगा अपना डिनोमिनेटर और जो बाकी दो टर्म्स हैं वो रहेंगे एज इट इज बिकॉज अब उनका कोई रोल नहीं है 0 बाय 0 में, अब उनको हम डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। रूट ओवर 3a प्लस एक्स प्लस ट्वाइस रूट एक्स दी होल डिवाइडेड बाय रूट ओवर 2a प्लस एक्स प्लस रूट ओवर 3 टाइम्स a। नाउ अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सो इसका न्यूमरेटर क्या बनेगा, इसका न्यूमरेटर बन जाएगा अपने पास x माइनस a और डिनोमिनेटर क्या बनेगा, ये बन जाएगा अपने पास 3 टाइम्स ऑफ a माइनस एक्स, 3 टाइम्स ऑफ a माइनस एक्स दी होल मल्टीप्लाइड बाय रूट ओवर 3a प्लस एक्स प्लस ट्वाइस ऑफ रूट एक्स दी होल डिवाइडेड बाय रूट ओवर 2a प्लस एक्स प्लस रूट ओवर 3a। ठीक है, नाउ अब जो अपना फैक्टर था जो इसको 0 बना रहा था वो फैक्टर कैंसिल हो जाएगा। यहाँ लिखा है x माइनस एक्स, यहाँ लिखा है x माइनस a और यहाँ लिखा है a माइनस एक्स, तो नेगेटिव कॉमन लेके कैंसिल आउट कर सकते हैं। नेगेटिव कॉमन लेके कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ आ जाएगा -1/3 और अब मैं x इक्वल टू a डायरेक्टली इस क्वेश्चन में पुट कर दूंगा। तो अब मुझे आंसर कैसा मिलेगा वो देखो, this should be -1/3 because of these two terms। x equal to a put किया 3a plus a, this becomes root over 4a। root over 4a का मतलब हुआ अपने पास 2 root a plus यहाँ पे x equal to a put किया तो ये अगेन क्या बन गया 2 root a the whole divided by यहाँ आ जाएगा अपने पास root over 3a plus यहाँ पे भी root over 3a। सो फाइनली ये कैसा दिखेगा, यहां हो जाएगा 4 रूट a दी होल डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ 3 मतलब -6 रूट 3a। ये बनेगा टर्म, कैंसिल आउट कर सकते हैं तो रूट a से रूट a कैंसिल हो जाएगा अपने पास एंड फाइनली अपने को आंसर दिखेगा 2 और 3 भी कैंसिल, सो -2/3 रूट 3। ये होना चाहिए फाइनल वैल्यू या फाइनल लिमिट करस्पॉन्डिंग टू दिस क्वेश्चन। ठीक है, कुछ नहीं, सबसे पहले रूट था तो रैशनलाइज किया, 2 रूट थे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में सेपरेटली, इसलिए 2 बार रैशनलाइज किया विद रिस्पेक्ट टू 2 टर्म्स। क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करते गए, अपने आप फाइनली क्वेश्चन जो था वो 0 बाय 0 फॉर्म रिमूव होके एक फिक्स डेफिनेट वैल्यू के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया।